ओके, गुड इवनिंग। सो थोड़ा शेड्यूल चेंज है, मैं बताता हूँ उससे पहले। तो मेरे दूसरे बैचेस की वजह से थोड़ा शेड्यूल चेंज करना पड़ा है। तो अब जो शेड्यूल है एक्चुअली वो ये है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो 8 to 9 PM इवनिंग में जो क्लास होगी वो 11th की क्लास होगी। 11th की एनसीईआरटी हम लोग करेंगे। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 to 10 PM जो है वो क्लास 12th चलेगी, एनसीईआरटी। सो ये भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो इसमें जो हमने चैप्टर 1 अभी कर रहे हैं दोनों में। सो मतलब इसमें भी चैप्टर 1 चल रहा है 11th में, और 12th में चैप्टर 1 चल रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, कुछ लोग जो लाइव क्लास गूगल मीट पे होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक होगा बॉटम पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। एंड उसके थ्रू उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्लास का लिंक डालते हैं गूगल मीट का। गूगल मीट पे आप लाइव करके क्या है, क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे ज्वाइन करते हैं, फिर हम उससे डिस्कशन करके क्लास ऐसे करते हैं, या यूट्यूब लाइव भी देख सकते हो आप। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे उसको देखते हैं। तो उससे पहले एक बार मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ सेट। इसमें हमने देखा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। फिर हमने देखा था कि मतलब एम्प्टी, लास्ट क्लास में जो टॉपिक था हमने जो 1.2 एक्सरसाइज कवर किया था, तो उसमें ये था एम्प्टी सेट क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और उसके आगे फाइनाइट डिफाइंड सेट था। और सो एक्चुअली एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है। फिर हमने डिस्कस किया था सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का मतलब एक ही एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट का मतलब सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिस जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है, सिंपल। और ये इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। हमने इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे, और हमने आपको बोले थे कि इक्वल सेट्स भी है इसमें, कि टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। जो जो ए में है वही बी में होगा, जो बी में है वही ए में होगा। तब बोलेंगे हम कि दोनों इक्वल है, दो सेट्स इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हाँ जी प्रिंस, मैं ऑडिबल हूं? प्रिंस? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ पे थे? मैं ये टाइप्स ऑफ सेट्स कराया था, और अभी इसको कंटिन्यू करता हूं। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 1.2 एक्सरसाइज जो क्लास 11th एनसीईआरटी का है, उसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो है ना, यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है, तो अगर उस वहां पे डाउट है आप उस कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करता हूं। बाकी लाइव का क्या है? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों ने भाई, अब सार और प्रिंस, आप लोग ये ट्राई किया हो? यस सर। कुछ कुछ डाउट है या आगे बढ़े?
डाउट नहीं है, गुड। तो पहली दो एक्सरसाइज हमने किया था, ये बहुत इजी है, अभी थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं। तो इसमें ये है कि लाइक पहली एक्सरसाइज बस यही था सेट क्या होता है, फिर उसका नोटेशंस थे, दो फॉर्म थे, रोस्टर फॉर्म, सिलवेटर फॉर्म। दूसरी एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ सेट है, एम्प्टी सेट क्या है, सिंगलटन क्या है, फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल सेट था। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी क्लास 11th की, उसमें अब जो अगले टॉपिक है वो है सबसेट। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सबसेट क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं। चलो यहां से पहले मैं बता देता हूं सबसेट क्या है, फिर हम वापस आएंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देखेंगे। अभी शेड्यूल थोड़ा अपडेट हो गया है, तो वो मेरी दूसरे बैचेस जो जैम और गेट का बैचेस में लेता हूँ, आईटी जैम, गेट, सीयूईटी, पीजी वाला, तो उसका थोड़ा शेड्यूल लेट हो गया था, मतलब वो 10 से 12 में थोड़ा लेट था, तो हमने उसको 9 से 11 कर दिया है, तो इसलिए शेड्यूल में यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो अब क्लास 8 से 9 अभी 11 चल रही है, और जस्ट इसके बाद फिर 9 से 10 में 12th की क्लास होगी। तो कोई बच्चा अगर दोनों अटेंड करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ दोनों भी कर सकते हो, है ना। तो चलो तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हम लोग 11th वाले में थे, तब आते हैं सबसेट पे। ठीक है, सबसेट क्या होता है। सबसेट, ठीक है, एक सेट होता है। अब सबसेट क्या है, वो भी एक सेट ही है, बट उसका एक पार्ट समझ लो। जैसे मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं, या ऐसे मैं समझाना चाहूं, मान लो जैसे ये एक सेट है, ये मान लो एक सेट है, सपोज ये सेट है ए, या इसका नाम रख लो मान लो बी। सो दिस इज, ये सेट बी है, मतलब सेट इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। सेट इज लाइक अ फैमिली जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं। अब इसके अंदर एक दूसरा सेट बना लो, मान लो ये है, ये सेट है ए, मान लो ऐसा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि बी पूरा सेट था, उसके अंदर सेट ए है। इसका मतलब हो गया कि ए को हम बोलेंगे सबसेट। ए छोटा सेट है बी के कंपैरिजन में, और ए के जो भी एलिमेंट्स हो सब बी में होगा, क्योंकि बी बड़ा वाला बॉक्स है और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स ए है। तो मैथमेटिकली क्या मतलब होता है कि मैं बोलूंगा कि एक सेट है, मान लो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। मैं बोलूंगा कोई, देखो सबसेट भी एक सेट ही है, ठीक है, तो सबसेट दूसरे कंपैरिजन में है। एक सेट ए है और एक सेट बी है, मैं बोल रहा हूं कि ए सबसेट है बी का। कब होगा ऐसा बताओ, तुम लोगों को क्या आइडिया है, तुम लोग क्या जानते हो, बोलो प्रिंस या अफसार, अब लोग आइडिया है सबसेट क्या होता है, या अमित सबसेट क्या होता है। तुम ट्राई करो अनम्यूट करके। कोई आइडिया नहीं है, हाथ ना आना बोलो, आइडिया है या नहीं है। नहीं है, ओके, तो चलिए बताते हैं हम। तो देखो कोई सेट ए है और एक सेट बी है, और हम बोलेंगे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन पे आता हूं। जैसे मान लो ए है, ए के अंदर है 1 2, तो ए एक सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, दो मेंबर है ना, वो है 1 2। और बी एक सेट है जिसके अंदर मान लो ऐसा है 1 2 3 4। अब तुम इसमें क्या देख रहे हो कि ए में 2 एलिमेंट्स है 1 2, बी में है 4 एलिमेंट्स, क्या क्या है 1 2 3 4। तो तुम ये देखो क्या हो रहा है कि जो भी ए में है वो सब बी में है, ऐसा है कि नहीं, है ना, कि जो ए में है वो सब बी में है। तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का, सिंपल, कि कोई एक सेट जिसका हर मेंबर दूसरे सेट में भी है, दूसरे सेट में ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। सबसेट मतलब उससे छोटा सेट है लेकिन सारे एलिमेंट है ना, तो इसका पार्ट है, इस समझ सकते हो। तो हम बोलते हैं यहां पे कि ए जो है सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, सिंपल। तो ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 4 है, ए में जो है वो सब बी में है, तो हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। मैथमेटिकली लिखूंगा तो वही चीज लिखूंगा यहाँ पे कि अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element of set A are also elements of set B, are also elements of set B, कि जो A के मेंबर्स हैं वो B के भी मेंबर्स हैं। तब हम बोलेंगे कि A सबसेट है B का। B लार्जर सेट हो सकता है, B में ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं,
तो हम बोल रहे हैं ए सबसेट है, मतलब छोटा भाई समझ लो, इस तरह से छोटा सेट है। सो ए जो भी ए में मेंबर्स है वो सब बी में भी है, तो सबसेट है। क्लियर है डेफिनेशन? यस सर। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल वहां दिया ही मैंने कि ये एग्जाम्पल था कि ए सबसे ज्यादा, जनरली बुक में तुम्हें ऐसा मिलेगा कि वो लोग क्या करते हैं, आगे बता दो। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है, इसके अंदर दूसरा सेट है, तो ये ए है, ये बी है। तो यहाँ तुम देख रहे हो, अच्छा मैं जो नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ उसी से लिखता हूँ। सो इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। तो जो छोटा वाला सेट है सबसे इनसाइड वो ए है, उससे लार्जर सेट बी है, तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, ओके। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। ए सबसेट बी का मतलब जो ए में है वो सब बी में है, सिंपल इतना ही मतलब है। ए सबसेट है बी का मतलब जो ए में है वो सब बी में है। बी में ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी के एलिमेंट ए में नहीं भी हो सकते हैं। सो मैथमेटिकली थोड़ा सा और लिखूं मैं, सो दैट इज मतलब दूसरे तरीके से लिखूं इसी को। तो इसका नोटेशन ऐसा है, चल नोट कैसे करते हैं। सो वी राइट इट एज हम लिखते हैं ए सबसेट है बी का। तो ये नोटेशन हुआ, ए सबसेट है बी का, बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो ये नोटेशन है सबसेट का कि ए सबसेट है बी का। ओके चलो सो ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, सो जस्ट कोई सेट ए सबसेट है बी का, इसका मतलब सेट ए का हर मेंबर बी में होगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक सेट ए है जिसमें है 2 मेंबर 1 2, एक सेट बी है जिसमें है 4 मेंबर 1 2 3 4। तो जो ए में है 1 2 वो बी सेट में भी है, इसका मतलब हुआ कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, ओके। अब देखो मैं इसका नोटेशन कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ए सबसेट है बी का, इस तरीके से नोटेशन हुआ। इसको लिखने का तरीका ए सबसेट है बी का। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो मैथमेटिकली मैं अगर लिखूं तो ऐसा लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ। तो देखो ये इफ एंड ओनली इफ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ x belongs to a implies x belongs to b। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया है ना, मैथमेटिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। चीजें मैंने वही लिखा है जो यहाँ लिखा था। देखो जो मैं यहाँ लिखा हूँ वही वहां भी लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं है, बस वो मैथमेटिकल नोटेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हूँ कि a को बोलेंगे सबसेट है सेट b का इफ एंड ओनली इफ अगर x a में है तो x b में भी होगा। अगर x कोई एलिमेंट है सेट a का तो वो एलिमेंट b का भी एलिमेंट होगा, तब बोलेंगे कि a सबसेट है b का। ठीक, एग्जांपल जरा समझो, मैं लिख रहा था। तो अब a में अगर मान लो ऐसा है 1 2 है और b में अगर मान लो 1 3 5 मान लो ऐसा, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा a सबसेट है b का? नहीं बोल सकते। यस, सो हम नहीं बोल सकते a सबसेट है b का, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है। 2 ऐसा एलिमेंट है a में, देखो सो 2 बिलोंग्स टू a, सॉरी 2 belongs to A but 2 does not belong to B, तो इसीलिए सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, सो 2 belongs to A, बट इसने कहा था ना कि सबसेट कब होगा, अगर x A में है तो वो B में भी होना चाहिए, x A में है तो B में भी होना चाहिए। तो यहाँ 2 A में है लेकिन 2 B में तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि A is not a subset of B, A is not a subset of B। मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा इसको मैं, सो मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, देखो A सबसेट है B ऐसा लिखा जाता है, इसको काट देंगे, इसका मतलब हुआ A is not a subset of B, नोटेशन है ये। सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं B सबसेट है A का? नहीं बोल सकते फिर से, क्योंकि B में जो है वो सब A में नहीं है। फिर से एग्जांपल और 3 हो गया, सो 3 बिलोंग कर रहा है B में but 3 does not belong to A। एक एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए। गलत कहने का मतलब कोई डेफिनेशन सेटिस्फाई कराना है और कोई एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि यहाँ x belongs to A then x belongs to B, कोई भी x ले लो, जो A में है वो B में होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि A सबसेट होगा तब B का, तो यहाँ 2 A में था B में नहीं था, तो A सबसेट नहीं है B का। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या B सेट सबसेट है A का,
तो बी के सारे एलिमेंट ए में अगर होंगे तब बोलेंगे सबसेट है, अगर नहीं होंगे, एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी में है और ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी सबसेट नहीं है ए का। तो जैसे यहाँ पे देखो 3 बी में है बट 3 ए में नहीं है, इसका मतलब है कि बी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस तरह से मतलब बी ऐसे लिखूंगा, नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट नहीं है। काट देंगे तो सबसेट नहीं से होता ना, इक्वल टू है और कट कर दिया तो नॉट इक्वल टू, इस तरीके से। ओके तो सबसेट कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर और लिखूं, मान लो कि अच्छा सोचो ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो इसका क्या मतलब होगा? ए बराबर बी। हाँ, क्योंकि ए में जो है वो सब बी में चला गया और जो बी में है वो सब ए में है, तो जो ए में है वो सब बी में है, जो बी में है वो सब ए में है, मतलब दोनों सेम ही है एक्चुअली। तो इसका मतलब हो गया ए सेट और बी सेट इक्वल ही है। इसका मतलब है कि ए सेट और बी सेट क्या है, दोनों सेट इक्वल ही है, दोनों इक्वल है एक्चुअली, दोनों सेट इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो कि दो सेट एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों बराबर ही हो गए, इस तरह से। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। अब जरा बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स और छोटे छोटे एग्जांपल्स की। तुम लोग एम्प्टी सेट जानते हो, ठीक है? सो बताओ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। हाँ, नो एलिमेंट, राइट, सही बता रहे। तो हम इसको 5 से डिनोट करते हैं। 5 का मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? सो 5 का मतलब हुआ इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और मान लो कोई एक एलिमेंट ए सेट ले लेता हूं मैं जिसमें कुछ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो ए मैंने 1 2 ही ले लिया, तो बताओ क्या एम्प्टी सेट सबसेट होगा ए का, हाँ या ना? नो सर, यस सर। सो आपको डिसाइड करना है कि एम्प्टी सेट सबसेट है या नहीं है ए का। तो देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखा था कि एम्प्टी सेट ए का सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो अगर कोई कहता है कि नहीं है, मान लो किसी ने कहा कि तुम्हें से किसी ने कहा कि एम्प्टी सेट सबसेट नहीं है ए का, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा मेंबर है जो इसमें नहीं है। बताओ ऐसा कोई मेंबर है क्या एम्प्टी सेट में जो ए में नहीं है? नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो ए में है वो सब बी में है, मतलब सॉरी, इसका मतलब जो एम्प्टी सेट में है वो सब ए में है। क्योंकि अगर तुम कहते हो नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट में ऐसा क्या है जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है ए का, ये सही बात है। इनफैक्ट अगर मैं लिखूं सो लाइक ये थ्योरम है, थ्योरम का मतलब हो गया एक रिजल्ट कि, या इसको एक्सियम लिख सकते हो तुम, कि मैं ये जस्ट एज अ रिमार्क लिख देता हूं मैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट या ऑल सेट्स, यू कैन से, या एवरी सेट, ऐसा बोल दो। सो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, ठीक है? तुम कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट का सबसेट होगा ही। अच्छा तुमसे मैं ये पूछूं, बताओ क्या एम्प्टी सेट का सबसेट होगा या नहीं? बोलो, हाँ है ना? क्या लगता है तुम लोगों को कि एम्प्टी सेट होगा, है ना? ये ट्रू है एक्चुअली, जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होगा एम्प्टी सेट का, ठीक है? जो एम्प्टी सेट है वो एम्प्टी सेट का हर, अभी मैं लिखूंगा, देखो क्या मैं बोल सकता हूं ए सबसेट है ए का, क्या हर सेट खुद का सबसेट होगा? है ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि हर सेट खुद का सबसेट है ना? कि हर सेट खुद का सबसेट है, क्योंकि जो ए में है वो सब ए में है, सो हर सेट खुद का सबसेट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं दूसरा पॉइंट कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
हर सेट खुद का सबसेट है, इसीलिए एम्प्टी सेट भी एम्प्टी सेट का सबसेट है, ए का सबसेट है, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है कि ए सबसेट है बी का, अगर ए का हर एलिमेंट बी में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेट खुद का सबसेट होगा, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें तो होगा ही ना, इसलिए। तो थोड़े पॉइंट्स हैं, मैं रिमार्क में लिखा ही दिया। तो तीसरा पॉइंट ये था कि लाइक तुमने देखा कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो यहां ये था कि लाइक ए में जो है वो सब बी में है, जो बी में है वो सब ए में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इक्वल ही है, जैसे आपने बताया थे ना आप लोगों ने कि ए और बी इक्वल ही है, एक्चुअली ए और बी अलग नहीं होगा। तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए बी इक्वल होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, चलो इधर सेट लिखता हूं और इधर मैं सबसेट्स लिखता हूं, तुम बताओ। तो एक टेबल बना लेते हैं, चलो पहला सेट में लिखता हूं एम्प्टी सेट। बताओ एम्प्टी सेट के पास कितने सबसेट है? एम्प्टी सेट के पास कितने सबसेट्स है? बोलो कोई भी अनम्यूट करके, एम्प्टी सेट के पास कितने सबसेट्स है? अभी तो है ना, एक तो मैंने पीछे ही बता दिया तुम्हें कि हर सेट खुद का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट भी खुद का सबसेट है, नल सेट भी सबसेट खुद का, मतलब फाइव सबसेट ऑफ फाइव। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो एक तो इसके पास है पक्का, पहला सबसेट है फाइव ही, अगर सो सेट फाइव का एक ही सबसेट है, जस्ट फाइव है। अच्छा, दूसरा सेट में लेता हूं, मान लो सेट कंटेनिंग कोई एलिमेंट ए ले लिया मैंने, ए मतलब एक एलिमेंट है सेट ए का, तो ये सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको। तो सिंगलटन सेट के पास कितने सबसेट होंगे? टू। कौन कौन से? यस, तो एक तो फाइव हो गया आपका और एक वो खुद हो गया। यस, फिर अगर मैं सेट लूं विथ टू एलिमेंट्स, अब मैं सेट लूं विथ टू एलिमेंट्स, मान लो ए बी है या 1 2 है या एक्स वाई है, कोई भी दो एलिमेंट है उसमें, तो इसके पास कितने सबसेट्स होंगे, क्या क्या होंगे? चार होगा। क्या क्या होगा? यस, फाइव ए बी और फिर ए बी, है ना, ये चार सबसेट है। एक तो एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, एक ये सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये भी सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। यस, तो ऐसे ही अगर मैं लिखूं सेट विथ थ्री एलिमेंट, तो इसके पास कितने सबसेट होंगे? 8 कह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या देखते हैं। तो सबसे छोटा सबसेट होगा एम्प्टी सेट, वॉइड या नल सेट। दूसरा एक एक एलिमेंट वाला लो, ये एक सिंगलटन सेट, ये एक सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। सेट बी, सेट कंटेनिंग सी, ठीक है, और क्या, अब पेयर वाइज, ये सी था, ऐसा हो सकता है ए बी साथ में, ए सी साथ में, ऐसा हो सकता है। सो ए सी बी सी, ठीक है। फिर एक खुद, हर सेट खुद का सबसेट है, तो कितने हो गए? 3 3 6 2 8, 8 हो गए। देखो तो पैटर्न समझ आ रहा तुम लोगों को। चलो एक और लिखता हूं मैं, अगर सेट है ए बी सी डी, सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, तो इसके पास कितने सबसेट होंगे? बताओ तुम। 16 होंगे। ओके, यस, 16 होंगे। क्या क्या होंगे? एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग ए, सेट कंटेनिंग बी, सेट कंटेनिंग सी, सेट कंटेनिंग डी, ये 5 ही हो गए। अब है ना, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा सबसेट में एक भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट। सिंगलटन्स हो सकते हैं 4, ऐसे ही फिर ऐसा हो सकता है ए बी ए सी, है ना, फिर ऐसा ए डी, ऐसा ले लो, फिर बी सी बी डी, फिर सी डी, तो 2 एलिमेंट्स वाले ये हो गए। अब आते हैं 3 एलिमेंट एट अ टाइम। सो 3 एलिमेंट एट अ टाइम होगा ए बी सी, देन होगा ए बी डी,
ABC ABD, देन ले लो BCD, ठीक है, एक होगा ACD, लिख लिया, नहीं ACD रह गया, ACD, फिर BCD हो गया। ओके, अब चेक करो कितने हुए। अब एक होगा खुद होगा ABCD, तो भैया 16 सबसेट्स मैंने लिख दिए इसके। तो इस सेट के पास टोटल 16 सबसेट है, वो ये हैं। तो तुम लोग को एक पैटर्न समझ आ रहा है, जरा देखो पैटर्न, नंबर ऑफ सबसेट वाला पैटर्न देखो। सो यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ सबसेट्स। सो जब सेट मेरे पास था एम्प्टी सेट, तो इसके पास एक सबसेट था। सिंगलटन सेट कोई भी है तो उसके पास दो सबसेट है। एक सेट है ऐसा दो एलिमेंट है तो इसके पास चार सबसेट है। और एक सेट है ना तीन एलिमेंट है तो इसके पास 8 सबसेट है। और एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट है तो इसके पास 16 सबसेट है। जिसके पास 5 एलिमेंट होगा उसमें कितने सबसेट होंगे? 32, यस। तो पैटर्न समझ आ रहा है आपको? तो किसी सेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? इफ अ सेट हैज, ऐसा लिखता हूं, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर उसमें n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? मान लो कोई सेट A है, इफ अ सेट मान लो कैपिटल A है, हैज n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, तो ये होगा 2 की पावर n। चेक करो यहां पे। सो ये था 2 की पावर 0, ये था 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4। तो सेट में जितने एलिमेंट है 2 की पावर उतना करेंगे तो उतने सबसेट्स मेरे पास होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका काफी यूज है ना, आगे भी यूज आता रहेगा। सो ये एक आइडेंटिटी हो गया, फॉर्मूला हो गया कि सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पास 2 की पावर n सबसेट्स होंगे। ओके, चलो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सो देखता हूं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया उससे पहले। तो ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है इन लोगों ने एक बार। ओके, सो एक तो पहले ये कहना चाह रहा है कि x दिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, y है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। दो क्लास में जो है वो सब स्कूल में होंगे, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। तो ये कहना चाह रहा है y सबसेट है x का। क्यों? जो y में है वो सब x में होगा, क्योंकि x में क्या है, सेट x में सारे स्टूडेंट है तुम्हारे स्कूल के। y सेट में क्या है, तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट है। जो तुम्हारे क्लास में हो तुम्हारे स्कूल में भी है, लेकिन जो तुम्हारे स्कूल में हो तुम्हारे क्लास में है जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो y है वो सबसेट है x का, x सबसेट नहीं होगा y का। फाइन, तो वही बोलना चाह रहा है ना। तो यहाँ नोटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी एक यूज कर सकते हो। देखो ये नोटेशन भी ठीक है और ये भी ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लो। इस नोटेशन में और इस नोटेशन में क्या डिफरेंस है, पहले तुम लोग बताओ। देखो यहाँ पे ये लोग ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यस यस, तो यहां चांस है कि वो इक्वल भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या है कि इक्वल नहीं हो सकता। ए सबसेट है बी का, अगर मैं लिख रहा हूं कि ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ए में जो एलिमेंट है वो सब बी में है, मतलब ए बी इक्वल भी हो सकता है, मतलब ए और बी दोनों सेट इक्वल, ए और बी बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो कि ए, इसको मैं बोलूंगा प्रॉपर सबसेट बी का, तो ये तब लिखेंगे जब ए में हमेशा कम एलिमेंट होंगे बी से। ए और बी कभी बराबर नहीं हो सकता, है ना। बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा ए से, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा, तब ऐसा लिखेंगे। ये नॉर्मल नोटेशन है। एनसीईआरटी में इन्होंने दोनों को एक तरीके से ही लिखा है, दोनों नोटेशन को ऐसे ही लिखा है इन्होंने। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में नोटेशन में, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो हमने लिखा देख लेते क्या है। A set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. सिंपल कि A सबसेट है B का अगर A का हर एलिमेंट B में होगा। ओके, नोटेशन ये लिख रहा है, तो ये नोटेशन ऐसा यूज कर रहा है, मैं इसको ऐसा लिखूंगा।
और कोई भी और बुक, दूसरी बुक देखोगे तो वैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ये लोग, है ना। तो एनसीईआरटी में थोड़ी ये प्रॉब्लम है, इन्होंने गलती करी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मतलब जो जनरल जो हमारा नोटेशन होता है वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेस देन इक्वल टू और लेस देन होता है वैसे ही। तो लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन में इक्वल नहीं होगा, सेम सेम सिचुएशन यहाँ भी है। तो इस चीज को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ए सबसेट ऑफ बी का या इक्वलिटी के साथ। इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने थोड़ी गलती करी है लिखने में, या इनका ये नोटेशन, कई बार क्या होता है लोग अपना नोटेशन फॉलो करते हैं। तो तुम्हें समझना है कि इसका मतलब यही है, बात बराबर है, तुम्हें जैसे समझना है, ठीक है ना। तो तुम दोनों सेम ही समझ सकते हो, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से वो दोनों सेम ही समझते हैं, यूं समझ लो ऐसा है। क्योंकि उन्होंने अलग अलग नहीं लिखा है, हर बार नोटेशन यही लिखा है, कहीं पे ये नोटेशन नहीं लिखा होगा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं, ए सबसेट है बी का, जब एक्स को स्मॉल ए में है तो वही स्मॉल ए बी में भी होगा, ठीक है। सो एक सिंबल यूज किया इंप्लाइज, तो इसका नाम है इंप्लाइज। इंप्लाइज का मीनिंग है देन, एक ये सिंबल यूज होगा तो इसका नाम है इंप्लाइज, और इसको तुम देन भी पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे था इफ x belongs to a then x belongs to a, सॉरी if small a belongs to a then small a belongs to b। तो ये then जो है कुछ और नहीं, implies एक्चुअली, दिस इज लाइक implies, ओके। तो इसको then भी तुम पढ़ सकते हो, ओके। सो इसको implies लिखेगा, ठीक है। तो ये रहा वो डेफिनेशन जो मैंने लिखा था मैथमेटिकली, कि a सबसेट है b का, अगर a स्मॉल a कैपिटल A सेट का मेंबर है तो देन स्मॉल a कैपिटल B सेट का भी मेंबर होगा, ओके ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है देख लेते हैं इसमें। सो फिर से एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि A is subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B, ठीक। और अगर if A is not a subset of B then हम इसको ऐसा लिखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि A सबसेट नहीं है B का तो ऐसा कट कर दो, A सबसेट नहीं है B का तो ऐसे कट कर सकते हो, ओके। तो आगे आते हैं, ठीक। फिर ये भी पॉइंट मैं भी दिखा रहा था, देखो फिर से ये नोटेशन है, दो नोटेशन है, एक तो ये नोटेशन है, इसका नाम है इंप्लाइज, और एक ये नोटेशन आएगा, ये भी मैंने अभी यूज किया था, इफ एंड ओनली इफ लिखा था, या इसको ऐसे डबल इंप्लाइज भी बोलते हैं, डबल इंप्लाइज, ठीक है। तो ये सब नोटेशन से तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां देखो यूज कर रहा है ये, तो इसका नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ, जिसको शॉर्ट में लिखेगा आई डबल एफ, ठीक है। और ये चीज मैं अभी लिखाया था आपको, एक मिनट, इसको हटा दो, देखो। तो ये मैं कह रहा था कि A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, तो A बराबर B इक्वल होगा, ये तुम्हें पता है। तो बस ये नोटेशन समझना है, डबल इंप्लाइज, तो मैं इधर लिख देता हूं। सो यहां क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था कि A सबसेट है B का इफ एंड ओनली इफ x belongs to A implies x belongs to B। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, A सबसेट है B का इफ एंड ओनली इफ x belongs to A implies x belongs to B। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और ये इफ एंड ओनली इफ नोटेशन है। तो अब तुम्हें दो नोटेशन समझने, इस नोटेशन का मतलब है देन, और ये नोटेशन होगा, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब दोनों तरफ जा सकते हो, जैसे कहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट है P implies Q, तो मतलब P स्टेटमेंट ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, उल्टा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है P if and only if Q, तो इसका मतलब है P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, Q ट्रू है तो P भी ट्रू। ये टू वे रास्ता है, जानते हो कहीं वन वे होता है कि सिर्फ जा सकते हो आ नहीं सकते, तो वो इंप्लाइज है, सिर्फ जा सकते हो, यू कैन नॉट कम बैक, वन वे रास्ता जो होता है। और ये डबल इंप्लाइज है, टू वे रास्ता है, जो टू वे होता है, इस तरफ जाओ उस तरफ से आओ, तो वो वाला है, समझ लो। तो अगर ऐसा ट्रू है तो इसको इंप्लाई कर रहा है और ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ओके। तो ये कुछ नोटेशंस है जो तुम्हें समझना है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे हर चैप्टर में और आगे पूरा मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, है ना। तुमने पहले एक नोटेशन देख रखा है बिलोंग्स टू, ये दे रखा है सच दैट, कॉलन है जिसको सच दैट पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन है जिसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ये इंप्लाइज है जिसको देन पढ़ेंगे, ये डबल इंप्लाइज है इफ एंड ओनली इफ पढ़ेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये नोटेशन तुमने देखा था, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको हम,
और ये इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, है कॉलन पढ़ते हैं, इसको हम सच दैट है। तो ये कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। ओके चलो आगे देखते हैं क्या है। अब ये कहना चाह रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, क्योंकि जो ए में है वो ए में होगा, इसीलिए। फिर कह रहा है कि सिंस एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, तो वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो कहना चाह रहा है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो हर किसी सेट का सबसेट होगा, ए कुछ भी ले लो। और ये बता रहा था ए हमेशा सबसेट होगा ए का। ठीक, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एनसीईआरटी वाले ऐसे लिखते हैं, बात बराबर है। ओके, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कुछ डाउट हो तुम पूछ सकते हो अनम्यूट करके, और यूट्यूब लाइव वाले लोग चैट करके। ओके सो राहुल, यू नो मी सर। अब राहुल को बहुत जानता हूं, तुम कौन से राहुल हो पता नहीं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखो यहाँ पे। हमने शुरू में देखा था नंबर सिस्टम, जो हम सेट पढ़ रहे थे। तो जब तुमने कहा था कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, फिर जो q है, ऐसे देखो यहाँ पे, इसने बोला सेट q ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये बोलना चाह रहा है q जो है वो r का सबसेट है। q का मतलब हुआ सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर जरूरी रेशनल नंबर हो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि q सबसेट है r का, बट r जरूरी नहीं q का सबसेट हो। ठीक है, ये चीज है। तो हम इसको लिखते हैं q सबसेट ऑफ r। फिर a इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, b इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। अच्छा, तो b में डिवाइजर लेकिन प्राइम नंबर है, और a में सारे डिवाइजर। a में ज्यादा एलिमेंट होंगे और जो b में होंगे वो भी a में आएंगे, तो हम बोलेंगे b सबसेट है a का। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखो मैं इधर लिख के दिखाता हूं इसको, इसने जो लिखा है। सो ये एग्जांपल ये है कि a में है सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, और b है सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। अब बताओ, पहले बताओ a में क्या क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं a में क्या क्या आएगा और b में क्या क्या आएगा, बताओ मुझे। a को रोस्टर फॉर्म में लिखो, बताओ a में क्या क्या होगा और b में क्या क्या होगा। तो 56 के फैक्टर्स देखो क्या है। पहले तुम लोग बताओ। देखो पहले 56 के डिवाइजर्स कौन कौन से ये देख लो। जब 2 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, नहीं 1 भी डिवाइजर ऐसे तो 1 डिवाइड करता है इसको, 2 डिवाइड करेगा, है ना, 3 नहीं 4 करेगा, क्या 4 है, 5 नहीं 6 है, हाँ 7 हो जाएगा सर, 8 भी होगा। 7 8 9। सो अगला कौन सा है सीधा? 14 14 से पहले कोई है? 28 56। इसके अलावा कोई है? देखो ये डिवाइजर्स देख दिए मैंने। तो ए में आ गया 1 2 4 7 8 14। ठीक है ना, तो 28 56 चेक करो, कोई छूटा तो नहीं, कोई डिवाइजर छूटा तो नहीं। ठीक है, ओके। तो आगे देखिए, तो अब इसमें प्राइम नंबर ढूंढ लो। बी में क्या आएगा? प्राइम डिवाइजर्स आएंगे।
म्यूट कर लो, अगर तुमने बोल लिया तो म्यूट कर लो, तुम्हारी आवाज आ रही है। सो अब प्राइम नंबर कौन कौन से बताओ मुझे, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 7। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट है ए का, ठीक है। सो जो बी सेट है वो सबसेट है ए का, क्योंकि जो बी में है वो ए में भी है। तो ये यहाँ पे लिख रहा था, ठीक है। ये तुम्हें समझना है और डाउट हो तो पूछना, बाकी ऐसे यहाँ पे ये लिख रहा है। तो ये क्या लिख रहा है, ए में 1 3 5 है, बी में x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी में क्या क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल लेस देन 6, 1 3 5, यही ना, ऑड नेचुरल लेस देन, हाँ। तो दोनों सेट इक्वल ही हो गया। तो ए में है 1 3 5 और बी में ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मतलब 1 3 5। तो ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा हो, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, पता ही आपको। तो ये हो गया। ओके, अब क्या है, ए में ए आई ओ यू, बी में ए बी सी डी। अब देख लो यहाँ पे कोई किसी का सबसेट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ई है जो इसमें नहीं है, यहाँ पे बी है जो इसमें नहीं है। तो ना तो ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। फाइन। अब देखो यहां इन्होंने एक वर्ड डिफाइन किया, प्रॉपर सबसेट। चलो तो उसको मैं, और सुपर सेट, तो जरा इसको डिफाइन करता हूं मैं। सो यहां इन्होंने डिफाइन किया है, तो अभी तो मैं डिफाइन किया था सबसेट, फिर एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट, फिर आएगा सुपर सेट। ठीक, जरा समझो। तो सबसेट में क्या था कि मैं बोलूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी if and only if all elements of A are also in set B। ये डेफिनेशन था सबसेट का। मैथमेटिकली A सबसेट है B का if and only if X belongs to A implies X belongs to B। ये मतलब है प्रॉपर सबसेट। समझो जरा क्या है, यह है प्रॉपर सबसेट। तो A is proper subset of B if A is subset of B but A cannot be equal to B। A cannot be equal to B मतलब अगर मैथमेटिकली लिखूं इसको मैं, सो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। देखो, तो प्रॉपर सबसेट को मैं ऐसा लिखूंगा, जब मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए सबसेट है बी का बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, ये मतलब है। तो कैसा लिखा मैंने, ये इक्वल टू वाला चीज हटा दिया, तो ये जो पहले इक्वल टू में लिख रहा था ये लाइन, अब वो हटा दोगे तो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, सो ए प्रॉपर सबसेट बी का, इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का एंड ए इक्वल नहीं होगा बी का। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या था कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब है ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। अब जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो मतलब क्या है कि ए में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा बी से, या ऐसा बोलूं बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा ए से। सो ए में अगर 4 है तो बी में हो सकता है 4 से ज्यादा ही एलिमेंट होगा, इक्वल कभी नहीं हो सकता वो। तो ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी को बोलेंगे सुपर सेट है ए का, सिंपल। तो यहां मैं लिख देता हूं कि अगर ऐसा हुआ, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी then B is superset of A। ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गया जैसे तुम बोल रहे हो कि A छोटा भाई है B का तो B बड़ा भाई होगा A का, बात बराबर है। A छोटा भाई है B का तो B बड़ा भाई है A का, खत्म, वही कहना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर सबसेट मतलब छोटा सेट उससे, और उसके सारे एलिमेंट उसमें हैं। सुपर सेट मतलब उससे लार्जर सेट।
इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल देखो, एक ए है जिसके अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 1 2 3 4, सी के अंदर है मान लो 3 2 1, या हाँ ठीक है चलो कुछ ऐसा लिख लो यार, ए बी में काम कर लेते। देखो मुझे बताओ, क्या ए सबसेट है बी का, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो सिंपल। बट तुम ऐसा बोल सकते हो, क्या ए इक्वल है बी के, है ना? नो सर। इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा हो, ए सबसेट हो बी का लेकिन ए इक्वल नहीं हो बी के, तो उस केस में हम बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसलिए मैं यहां बोलूंगा कि ए जो है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसी लाइन को दूसरे तरीके से बोल सकते हो तुम कि बी जो है सुपर सेट है ए का। ठीक, ए छोटा भाई है बी का, तो बी बड़ा भाई है ए का, लाइक ऐसा। ठीक है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ओके चलो, अब आगे देखो, आगे ये है, तो आगे और क्या एनसीईआरटी जरा समझते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन समझा दिया। तो इन्होंने कहा था कि ए बी सब ट्रू सेट है, ए सबसेट है बी का, ए इक्वल नहीं है बी के, तो उसके से बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी सुपर सेट है ए का। एग्जांपल यहाँ 1 2 3 1 2 3 4, मैंने ये एग्जांपल लिया था। ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए बी इक्वल नहीं है, इसीलिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी सुपर सेट है ए का। कहता है इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, तो वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया। एम्प्टी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, सिंगलटन सेट का मतलब एक ही एलिमेंट है, फाइनाइट सेट का मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो सिंगलटन सेट यहाँ डिफाइन कर रहा है क्या होता है। एग्जांपल्स आप लोग देखता हूँ क्या है। अच्छा, अभी 12th क्लास का भी क्लास है ना 9 बजे से, तो अभी खत्म करेगा 5 मिनट में। तो देखो यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं क्या है। बाकी तुम लोग ट्राई कर सकते हो और समझ ना आए तो पूछ सकते हो। तो और क्या है इसमें, नंबर सिस्टम है, इंटरवल्स है, इंटरवल्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिर पावर सेट है, पावर सेट भी नेक्स्ट क्लास में। फिर यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो अभी बस हमने ये समझा है कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। बाकी एक्सरसाइज तुम लोग ट्राई करना या मैं क्लास में भी करा दूंगा। देखो तो 9th एग्जांपल क्या कह रहा है, कंसीडर सेट्स 5 एम्प्टी सेट है, ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, सी में 1 3 5 7 9 है। ओके, तो कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ और इज नॉट अ सबसेट ऑफ। तुम्हें इंसर्ट करना सबसेट है या नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि वो सबसेट है कि सबसेट नहीं है। तो देखो बताओ, तुम लोग बताओ, क्या 5 सबसेट है बी का? क्या? तो 5 हर सेट का सबसेट है, तो बी का भी सबसेट होगा। तो 5 इज अ सब, मैं ऐसा लिख रहा हूं, हालांकि इन्होंने ऐसा नोटेशन लिया है, इसका मतलब यही है। तो 5 सबसेट है बी का। तुम हटा सकते हो, इक्वल तो नहीं सकते चाहो तो। अच्छा, ये मिटाने का तो है नहीं यहाँ पे, तो तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो। सो मैं इसका नोटेशन ही यूज कर लेता हूं जो एनसीईआरटी ने करा है। कोई भी यूज करो। तो सबसेट है या सबसेट नहीं है, तुम्हें इंसर्ट करना है। सबसेट है, क्या ए सबसेट है बी का? क्यों नहीं है? यस यस, जैसे एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो आप लिखोगे क्यों नहीं है, सिर्फ लिखना काफी नहीं कि है या नहीं, आपको ये भी लिखना है क्यों नहीं है। तो आप लिखोगे कि 3 जो है ए में है जो कि बी में नहीं है, इसीलिए ए सबसेट नहीं है बी का। 3 ए में है जो बी में नहीं है, इसलिए ए सबसेट नहीं है बी का। क्या ए सबसेट है सी का? तो ए में 1 3 है, वो सब इसमें है, तो ए सबसेट है। क्या बी सबसेट है सी का? यस सर। सो बी के सारे एलिमेंट सी में है क्या? 1 5 9 1 5 9 है यहाँ पे, तो ये भी सबसेट है। हो गया, मेन समझना है। देखो सॉल्यूशन तो यहाँ भी है, सॉल्यूशन बुक में भी है, एक्सरसाइज का भी यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन है,
लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता। सॉल्यूशन तो हर जगह है, सॉल्यूशन का बुक मिलता है, मार्केट नोट्स है, कुंजी मिलता है, यूट्यूब पे सॉल्यूशन है, किताब में सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि समझ तुम्हें आना चाहिए, ताकि एग्जाम में तुम बैठो तुम्हें पता हो कि वो क्या होता है ना। उस समय सॉल्यूशन ना ढूंढना पड़े, फिर बगल वाले को देखना ना पड़े। तो मेन समझना है। सॉल्यूशन यहाँ भी था, ये भी तुम पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने क्या है तुम्हें समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो इसलिए करा था कि समझ आए तुम्हें कि किस लॉजिक से हम देख रहे हैं। और कभी भी सॉल्यूशन पहले मत देखो, पहले खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो। ओके, आइए एग्जांपल 10 भी डिसाइड कर लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल 10 कह रहा है कि ए एक सेट है ए आई ओ यू, बी है ए बी सी डी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। बताओ क्या ए सबसेट है बी का? नो सर। नहीं है ना। सिंपल, तुम बोलो ई यहां पे है जो ई इसमें नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है, तो आंसर हो गया नो। और इन्होंने भी कहा नो। तो पूछ रहा है वाई, तो वही बताना तुम्हें वाई। तो ए में एक ई है जो बी में नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो हुए ही नहीं, इसलिए सबसेट नहीं है। ओके, बी सबसेट है ए का? क्या बी सबसेट है ए का? नहीं। फिर से बी सेट में स्मॉल बी है जो कि इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं है। फिर से पूछ रहा है नो वाई। मेन वाई है ना, मेन समझना है कि क्यों नहीं है। ये नहीं, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है नहीं पता है, सिंपल। ओके, 11वां एग्जांपल क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बिलोंग्स टू बी। अब देखो यहां समझना पड़ेगा तुम्हें दो चीज समझना पड़ेगा, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है और सबसेट का मतलब क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। अब ये कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट है, ए बिलोंग्स टू बी है। बिलोंग्स टू का मतलब वो एलिमेंट हुआ, ठीक है। बी सबसेट है सी का, तो यहां मतलब हुआ कि बी के एलिमेंट सी में होंगे। और यहां क्या है, ए खुद बी के अंदर है, ये ए जो है वो बी के अंदर है, मतलब बी सेट के एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ए भी है। और यहां बी सबसेट है ए का, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सी के एलिमेंट्स हैं, बी नहीं है सी के अंदर। बी इज नॉट, बी बिलोंग नहीं कर रहा है, सबसेट है। ए बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट नहीं है, ए खुद बिलोंग कर रहा है। अब कह रहा है कि इज इट ट्रू दैट ए सबसेट है सी का? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। इसको मैं इधर करके दिखाता हूं, जरा समझो। और अभी के लिए लास्ट ही क्वेश्चन होगा, फिर 12th का स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे है इसने कहा था ए बिलोंग कर रहा है बी में, और इसने कहा था बी सबसेट है सी का। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं बोल सकता हूं ए सबसेट है सी का, यस और नो। तो चेक करो, मैं ट्राई करता हूं इसको गलत प्रूव करने का। देखो कोई भी स्टेटमेंट है, अगर तुम एक एग्जांपल ढूंढ के तुमने गलत दिखा दिया तो वो काफी है। गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, सही दिखाने के लिए करोड़ों एग्जांपल कम है। क्यों? क्योंकि कोई चीज मैथ्स में कब ट्रू होती है, जब हमेशा ट्रू होती है। तो एग्जांपल अनलिमिटेड इनफिनाइट हो जाएगी दिखाते। तुम एग्जांपल से कभी किसी को प्रूफ कर ही नहीं सकते, एग्जांपल से गलत प्रूफ कर सकते हो, सही नहीं। सही के लिए जनरल प्रूफ होगा। तो देखो मैं ट्राई करता हूं इसको गलत प्रूफ करने के लिए। तो ए बिलोंग्स टू बी, तो देखो एक ए सेट ले लो अपनी मर्जी से, मान लो कुछ भी तुम ले सकते हो, मान लो मैं ले लिया सेट कंटेनिंग 1। अब बी तुम ऐसा बनाओ कि ए के बी के अंदर ए एलिमेंट हो। जैसे मान लो यहां पर लिख दो तुम कुछ भी, सेट कंटेनिंग 1। देखो ए है, ये है ना, ये एक्चुअली ए ही है, ये ए लिखा है, यहाँ क्या है, ए एलिमेंट है बी का। कुछ और भी लिखो, मैं गलत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लो यहाँ 2 ले लेता अपनी मर्जी से, अभी ऐसा लिखा मैंने, तो बी सेट ऐसा है। देख रहे हो ए, यहां तुम देख सकते हो ए बिलोंग्स टू बी है और 2 बिलोंग्स टू बी है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। और यहां क्या था, ओके। अब यहां तुम देखोगे तो यहां 1 बिलोंग्स टू ए है। अगर तुम ऐसा लिखना चाहते तो 1 बिलोंग्स टू ए, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी मुझे चेक करने की बिलोंग्स है कि नहीं। ओके, अब मुझसे पूछा है क्या ए सबसेट है सी का। अच्छा सी क्या था, बी सबसेट है सी का। ओके, तो मैं सी बनाता हूं। अब देखो बी सबसेट है सी का, तो जो बी में होगा वो सब सी में होगा। सी बनाता हूं मैं, देखो जो बी में है वो सब सी में होगा। तो ए लिखो, 2 लिखो, एक और ले लो, चलो 3 ले लिया। तो बी सबसेट है सी का, तो जो बी में है वो सब सी में है, यस और नो। ठीक है, मैं एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। अब बताओ मुझे क्या ए सबसेट है सी का? यस सर है। ए सबसेट है सी का? ए में क्या एलिमेंट है, 1। बी में क्या है, a, 2। सी में क्या है, a, 2, 3। तुम बोल रहे हो है, कैसे बताओ? ए सबसेट है सी का, क्वेश्चन ये है क्या ए सबसेट है सी का? सबसेट, बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट।
ए सबसेट कब होगा सी का? एक एलिमेंट नहीं है तो ए में क्या एलिमेंट है? 1 ए में 1 है ना, और सी में क्या है? सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1 2 3 तो बताओ 1 इसमें है क्या सी में? नो सर नो नहीं है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी। तो इसका मतलब है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर क्या इसका हुआ? नो। और नो के लिए एग्जांपल काफी था। अगर ट्रू होता तो क्या करते? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू होता तो हमें प्रूव करना पड़ता है इन जनरल आर्बिट्री एलिमेंट के लिए, जो कि मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में करके। तो अभी के लिए मैं यही खत्म करता हूं 11th क्लास वाली। सो नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने क्या लिया है? अच्छा, इन्होंने सेम एग्जांपल ले लिया क्या? ओके, तो मैंने तो कुछ और, मैं अपने तरीके से बनाया था, इन्होंने वही बनाया कुछ। देखो, ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं जो बना सकते हैं। मैं इसको देखा नहीं था, जैसे रैंडमली बनाया, वो भी यही एग्जांपल लिया हुआ है, क्योंकि 1 से ही दिमाग में कोई नंबर स्टार्ट होता है ना, इसीलिए। लेकिन इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे गलत दिखाया जा सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोइंसिडेंट है कि इसका भी मेरा सेम एग्जांपल ले लिया मैंने। सो बी सबसेट ऑफ सी का ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्योंकि 1 ए में है 1 सी में नहीं है, तो सेम ही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लोग, तो तुम लोग जो लोग एक्सरसाइज अगर करना चाहो तो 1.3 में पहला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, दूसरा ट्राई कर सकते हो, तीसरा भी ट्राई कर सकते हो, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ तक। ठीक है, नहीं फोर्थ तक, पावर से पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। सो फोर्थ तक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक कितना कराया मैंने आज, उसके बेसिस पे तुम जो 1.3 है उसमें तुम 4 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। चलो इतना ही रखते हैं, फिर अभी 12th की क्लास है 9 to 10। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं परसों। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होगी। तब शेड्यूल क्या है? अब 11th का शेड्यूल है, कैसे बता देता हूं। सो क्लास 11th का शेड्यूल अब है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9 PM। ठीक है, और क्लास 12th का अब शेड्यूल है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 to 10 PM। चलो ठीक है, सो 12th का स्टार्ट करते हैं।